तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? महमूद गबन के बारे में। तो कहानी क्लियर है, महमूद गबन कैसे आया? सिंपल सा लॉजिक है कि एक बहुत ही बड़ा क्या था, महमूद गबन मिलिट्री जीनियस था। इसको हुमायूं शाह ने क्या, अरे सॉरी, हाँ, इसको हुमायूं शाह ने क्या किया, अपना मिनिस्टर बनाया। उसके बाद हुमायूं शाह की डेथ हुई तो उसका बच्चा निजाम शाह थ्रोन पर बैठा और ये गार्जियन बन गया। और वहाँ से बहमनी सल्तनत की जो भी कहानी हुई उसका कर्ता धर्ता किसको माना जाता है? महमूद गबन को माना जाता है। तो थोड़ा सा महमूद गबन की हिस्ट्री को भी जानते हैं, थोड़ी सी महमूद गबन की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। और ये कैसे महमूद गबन यहाँ तक पहुँचा, यानी बहमनी किंगडम में कैसे पहुँचा और पहुँचने के बाद फिर इसने कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो पूरी कहानी हम लोग महमूद गबन की यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लिखिएगा महमूद गबन के बारे में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री लिखिएगा। लिखिए महमूद गबन वाज born in 1411. Mahmud Gaban was born in 1411 at Gaban in Persia. At Gaban in Persia, comma, belonged to ancient nobility of that country. तो ये बड़े परिवार में जन्म हुआ था इसका, एक नोबल परिवार में जो पर्सिया की नोबिलिटी थी, और पर्सिया में वो जगह थी गबन। तो गबन से ही इसने अपने आप को जोड़ा, इसलिए महमूद गबन कहलाया। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ही लेफ्ट हिज होम as a merchant and came to Bidar in 1453. Came to Bidar in 1453. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। He entered he entered in the service of Alauddin Ahmad Shah II and became chief minister and also governor of Bijapur during किसके टाइम पर? तो हुमायूं के टाइम पर, हुमायूं टाइम। ठीक, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ड्यूरिंग रेन ऑफ मुहम्मद शाह थर्ड, he was the de facto ruler of kingdom for
अबाउट 25 years, लगभग 20-25 साल तक ये क्या रहा, पूरी तरह से, नहीं 25 नहीं 20 साल लिखिए, 20 years, डिफेक्टो रूलर ऑफ किंगडम फॉर 20 years, लगभग 20 साल तक ये एक डिफेक्टो रूलर की तरह सर्विस में रहा। ठीक है, तो इसकी नज़र हुमायूं साहब ने इसको अच्छे से पहचाना और इसको अपना चीफ बनाया, और तब से ये हमेशा क्या रहा, पूरी तरह से अपने मतलब वफादार ही रहा। ठीक है, तो ये तो इसकी पुरानी कहानी हुई। क्या हुई, पुरानी कहानी हुई कि कैसे ये यहाँ पहुँचा। तो पहुँचने का कोई बहुत बड़ा इसका कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक परिवार से पहले से था, पर्सिया में इसका जन्म था, और वहाँ से ये यहाँ आया, और यहाँ से फिर बहमनी किंगडम का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। अब एक लाइन छोड़कर, यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसके बारे में लिखिएगा, ही फाउंडेड ए मदरसा, he founded a madrasa, and madrasa मतलब क्या, an academy of learning, an academy of learning, he founded a madrasa at बिदर। तो पहला पॉइंट क्या लिखे इसके बारे में, ही फाउंडेड ए मदरसा यानी एकेडमी। जैसे हम हिंदुओं में क्या होते थे, गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल का मतलब क्या हुआ, हमारे हिंदुओं में जो बच्चे अपने शिक्षक के यहाँ पढ़ने जाते थे तो वो क्या पढ़ते थे, उस वक्त कोई साइंस मैथ तो इतना ज़्यादा था नहीं, तो क्या पढ़ाया जाता था, वहाँ पढ़ाया जाता था यही सब शास्त्र वेद पुराण, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो भाई इसी तरह से इनके भी जो टीचिंग्स होती थी वो टीचिंग्स क्या होती थी, वो इसी तरह से हम लोग में जैसे गुरुकुल हुए वैसे इस्लाम में क्या हो गए, मदरसा। और यही मदरसा में ये लोग क्या करते थे, अपनी रिलीजियस टीचिंग्स दी जाती थी। ठीक है, तो तो मदरसा क्या होता है, मदरसा जैसे हम हिंदुओं में गुरुकुल हुआ वैसे इस्लाम में मदरसा हुआ। तो क्या है, एक टीचिंग एकेडमी है। अब तो नया मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, स्कूल्स हो गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने उसका जगह ले लिया। तो अब देखा जाए तो गुरुकुल कहिए या मदरसा कहिए, आज के टाइम में मॉडर्न के टाइम में क्या हो चुके हैं, इर्रिलीवेंट हो चुके हैं। कि केवल सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स ही आपके लिए काम नहीं करेंगे। अब आपको मॉडर्न साइंस पढ़ना है, बाकी चीज़ों को भी पढ़ना है, तो आपको हर तरह की शिक्षा ज़रूरी है। तो जो क्या थे गुरुकुल थे वो स्कूल्स और कॉलेजों में बदल गए, मदरसा भी अब क्या बदल गए, अभी भी वो मदरसा ही वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बहुत से मदरसाओं में कर दिया गया है कि वहाँ पर अब हर तरह की टीचिंग्स यानी साइंस मैथ और रिलीजियस टीचिंग सब तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, महमूद गवन various reforms and his preeminent status in the kingdom fostered jealousies among other amirs, especially
ऑफ डेक्कन। तो जो दूसरे दरबार के जो दूसरे आमिर या नॉवेल्स थे वो क्या हो गए, इससे थोड़े से खफा हुए, हो गए कि वो इसकी शोहरत से उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की, और कॉन्स्पिरेसी करके इसको मरवाने की कोशिश की। तो कोशिश में ये मारा भी गया, यानी कि इसकी डेथ हो गई। तो कैसे, तो लिखिएगा, they created a conspiracy and forged a letter, यानी कि एक नकली लेटर, डुप्लीकेट लेटर इस लिखवाया गया, forged a letter of treason against सुल्तान मुहम्मद शाह and persuaded the sultan to kill the traitor, तो कहने का मतलब कि इन लोगों ने महमूद गबन के नाम पर एक ऐसा फॉर्ज्ड लेटर, यानी कि झूठा लेटर लिखवाया गया इस तरह का कि उस लेटर को पढ़ के ये लगे कि महमूद गबन सुल्तान की हत्या कराना चाहता है। क्या, एक लेटर फॉर्ज्ड किया गया, यानी कि नकली, डुप्लीकेट, गलत लेटर महमूद गबन के तरफ से लिखवाया गया, और इस तरह से लिखवाया गया कि ऐसा लगे कि महमूद गबन जो है वो सुल्तान के खिलाफ बगावत कर रहा है या उनके खिलाफ धोखा दे रहा है और उनको मारने की साजिश रच रहा है। और इस तरह से सुल्तान को अपने फेवर में लेकर उन लोगों ने किसी तरह से सुल्तान को इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, कन्विंस कर लिया कि गबन उनकी हत्या करना चाहता है, गबन इनकी हत्या करना चाहता है। तो सुल्तान जब को ये बात पता चली तो सुल्तान ने भी क्या किया, एक लेटर इशू कर दिया कि ट्रेटर को एक्सक्यूट कर दिया जाए, यानी कि ट्रेटर की हत्या कर दी जाए। और ट्रेटर कौन था, ट्रेटर के नाम पर किसका नाम आया, महमूद गबन का। तो इस वजह से लिखिए, महमूद गबन वाज executed in 1482 CE by सुल्तान्स ऑर्डर। सुल्तान के ऑर्डर पर महमूद गबन की हत्या कर दी जाती है 1482, कहीं 1482 लिखा मिलेगा, कहीं 1481 लिखा मिलेगा। बाद में लेकिन सुल्तान को यह एहसास होता है कि नहीं, ये चीज़ तो गलत हो गई, तो उसको बाकायदे बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ उसको दफनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो बिदर में मदरसा था उस मदरसे का नाम महमूद गबन के नाम पर ही है, मदरसा ऑफ महमूद गबन बिदर। तो आज भी मतलब वो मदरसे की बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये तो महमूद गबन के शुरुआत से लेकर अंत हो गया। हाँ, क्या यहाँ तो हमने क्या देखा, महमूद गबन का बर्थ
गबन में, पर्सिया में, और महमूद गबन का इंड, महमूद गबन का इंड यानी कि उसका एक्सक्यूशन। तो ये महमूद गबन की शुरुआत से लेके अंतिम की कहानी हमने देखी। पर इसमें एक लाइन ये लिखा गया कि आमिर्स जो थे उसके किसकी वजह से, उसके रिफॉर्म की वजह से। आमिर्स जो थे वो महमूद गबन के रिफॉर्म्स की वजह से, जो महमूद गबन ने रिफॉर्म्स करना शुरू किया था, उस रिफॉर्म्स की वजह से बाकी नॉवेल्स ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की। बाकी नॉवेल्स ने क्या किया, महमूद गबन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की। तो बात ये आती है कि आखिर ये रिफॉर्म्स थे क्या, आखिर महमूद गबन ने ऐसे कौन कौन से काम किए जो इतना वो इम्पोर्टेंट हो गया और बाकी लोगों की इम्पोर्टेंस राज्य में कम होती चली गई और अंत में उन लोगों ने महमूद गबन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की। तो थोड़ा सा उन रिफॉर्म्स को भी देख लेते हैं कि वो रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मैं रब कर रहा हूँ महमूद गबन। तो महमूद गबन के बारे में अभी तक हमने देखा कि इसकी बर्थ कैसे ये बहमनी किंगडम में पहुंचा और फिर कैसे एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसकी हत्या कराई गई। तो हत्या जो कराई गई या कॉन्स्पिरेसी जो हुई, उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो मेन रीजन हमने देखा वो था वेरियस रिफॉर्म्स बाय महमूद गबन। तो वो क्या रिफॉर्म्स थे, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए ऐसे लिखिएगा, गबन कैरीड आउट many reforms, carried out many reforms internal administration, या ऐसे लिखिए इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, internal administrative reforms and attempted to put an end to the strife in the nobility and to increase the control of Sultan over province and also on नोबेल्स। तो इसने कुछ ऐसे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जिससे ये हो जाए कि नोबेल्स की जो पावर है, देखिए नोबेल्स क्या हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। और एक तरह से देखा जाए तो नोबेल्स अपने हिसाब से अपने तरीके से सुल्तान को चला रहे थे। यानी देखा जाए तो सामने सुल्तान तो बैठा है लेकिन एक्चुअल में जो शासन चल रहा है वो नोबेल्स का चल रहा है। तो इसने वही कोशिश किया कि ये जो नोबिलिटी का जो एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ बना चुकी है सुल्तान के ऊपर, किसी तरह से इस नोबिलिटी को ऐसा कर दिया जाए कि सुल्तान नोबेल्स को चलाए, ना कि नोबेल्स सुल्तान को चलाएं। यानी कि मिनिस्टर्स सुल्तान के कहने पर चले, ऐसा ना हो कि मिनिस्टर के कहने पर सुल्तान चले। तो यहाँ पर ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई नोबेल्स को कि भाई ये तो हमारी इम्पोर्टेंस या हमारी पावर को ही कम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है नोबेल्स क्या होंगे, इसका अपोज करेंगे।
तो उनको ये बुरी लगी बात, तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। और भी इसने कुछ काम किए, जैसे लिखिएगा, he divided the kingdom into 8, EIGHT 8 तरफ्स, 8 तरफ्स। तो तरफ वही प्रोविंस, ठीक है। तरफ का मतलब क्या हो गया, प्रोविंस यानी कि प्रांत। तो इसने 8 प्रांतों, 8 प्रोविंस में क्या किया, डिवाइड कर दिया। एंड ईच गवर्नड बाई तरफदार। तो यानी कि हर प्रोविंस का एक गवर्नर, और उस गवर्नर को क्या कहा गया, तरफदार कहा गया, ठीक है। प्रांत या प्रोविंस कहिए तो अंग्रेजी में हम लोग गवर्नर कह रहे हैं, उनके लैंग्वेज में तरफ का हेड तरफदार। और ये जो तरफदार है, तरफदार इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान। तो यानी कि तरफदार की नियुक्ति भी कौन करेगा, सुल्तान करेगा, अपनी मनमर्जी से करेगा। तो वो तरफदार किसके कंट्रोल में होगा, सुल्तान के कंट्रोल में। और वो वफादार भी किसका होगा, सुल्तान का वफादार होगा। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, नोबेल्स अपने खास लोगों को इंपॉर्टेंट पोस्ट दिलवाया करते थे। तो जब अपने खास व्यक्ति को कोई नोबेल इंपॉर्टेंट पोस्ट दिलवाएगा, तो वो व्यक्ति सुल्तान का वफादार ना होकर नोबेल का वफादार हुआ करता था। इसने इस चीज को बदलने की कोशिश की। तो पहले 4 तरफ हुआ करते थे, इसने क्या किया, लगातार किसी को हटाकर और किसी नए को स्टैब्लिश करने के बदले इसने क्या किया, किंगडम को देखा जब बड़ा हो चुका है बहमनी किंगडम, तो इसने 8 तरफ बना दिए। अब 8 तरफ बना दिए तो जितने पुराने जितने भी तरफदार थे या गवर्नर थे, वो अपने आप खत्म हो गए। और नए की जब नियुक्ति की गई, नए तरफदार अपॉइंट किए गए, तो वो डायरेक्ट सुल्तान की तरफ से अपॉइंट किए गए। क्यों, ताकि वो सुल्तान के वफादार बने रहे। तो अब तरफदारों पर डायरेक्ट किसका कंट्रोल रहेगा, सुल्तान का कंट्रोल रहेगा। तो ये भी क्या हुआ, नोबेल्स की पावर कम हुई। ठीक, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, एक चीज इसने और कही। अब इसने ये भी कहा कि भले आप तरफदार तो हो गए, लेकिन तरफदार होने के साथ ही आपके पास कुछ एक और इसने कहा, वो लिखिएगा, लिखिएगा, गवर्न ऑर्डर ordered that only one fourth of each province was to be under the direct control of the तरफदार। यानी कि अगर जो किसी प्रोविंस का तरफदार है, तो उस प्रोविंस में चाहे कितने भी फोर्ट हो, केवल एक फोर्ट पर ही उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। बाकी सारे फोर्ट किसके कंट्रोल में होंगे, किलेदार के कंट्रोल में। किसके, किलेदार के कंट्रोल में। तो लिखिएगा, द रिमेनिंग फोर्ट्स of the province were
प्लेस्ड अंडर ए, क्या लिखेंगे, अंडर ए किलेदार, किलादार, यानी कि कमांडर ऑफ फोर्ट्स। और ये किलादार कौन नियुक्त करेगा, सुल्तान करेगा। तो ये किलादार किसके कंट्रोल में आ गया, तो यहां लिखिए किलेदार के बारे में लिख लीजिएगा, अपॉइंटेड बाय सुल्तान। तो यानी कि अगर कभी तरफदार रिवोल्ट भी करेगा तो अधिक से अधिक क्या होगा, सिर्फ एक किला उसके कंट्रोल में है तो एक ही किला का क्या होगा, उसका वो कंट्रोल कर पाएगा। बाकी तो किसके कंट्रोल में है, किलेदार के कंट्रोल में है। और किलेदार किसका वफादार है, सुल्तान का वफादार है। तो इस तरह से क्या होगा, पूरे प्रोविंस पर जो तरफदार है उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो रिवॉल्ट में भी कोई खास उसको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना बढ़िया इसने एक सिस्टम बनाया कि पहले तो नोबिलिटी का जो कंट्रोल सुल्तान के ऊपर होता था उसको कम किया। दूसरा इसने क्या किया, पूरे किंगडम को 8 तरफ में डिवाइड किया और तरफदार का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में करा दिया। साथ में उसने ये कहा कि जो भी तरफदार होगा उसके कंट्रोल में उस प्रोविंस का मात्र एक किला होगा जिस पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। बाकी सारे किलों पर सुल्तान के द्वारा अपॉइंटेड, किसके, सुल्तान के द्वारा अपॉइंटेड किलेदार के कंट्रोल में रहेंगे बाकी सारे किले। तो इस तरह से कभी भी उस प्रोविंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरफदार कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, पावर का डिसइंटीग्रेशन है। पावर को इसने क्या किया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एज ही वॉज ए मिलिट्री जीनियस, ही वॉज ए मिलिट्री जीनियस and waged successful wars against विजयनगर एंड उड़ीसा। अब देखिए ये कब का टाइम है, 1461 का टाइम है। ठीक है, अब आप एक चीज, अब आपको यहां पर क्या करना होगा, अब आपको जाकर देखना होगा थोड़ा सा बैक में कि 1461 पर के टाइम पर क्या कहते हैं, विजयनगर का किंग कौन है। 1461 के टाइम पर विजयनगर का किंग कौन है। तो जब आप देखोगे और थोड़ा सा बैक में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त विजयनगर अंपायर काफी वीक हो चुका था। विजयनगर अंपायर का जो देवराय सेकंड है उसके बाद तो क्या हुआ था, सलुआ वाले आए थे और सलुआ डायनेस्टी के जो राजा वीर नरसिम्हा वगैरह थे वो लोग कोई खास स्टेबल साम्राज्य नहीं दे पाए थे। और हमें क्या पता चलता है, हम सीधे पहुंचते कहाँ, तुलुआ राजा, और तुलुआ राजा के कृष्णदेव राय पर पहुंचते हैं। और कृष्णदेव राय तो 1509 में आए हैं। तो यानी कि इस वक्त 1460 से लेकर 1480 तक, 1481 तक विजयनगर अंपायर क्या था, अनस्टेबल था। उसकी खास कोई इंपॉर्टेंट राजा या कोई खास डोमिनेंट राजा, प्रोमिनेंट राजा नहीं था। और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये विजयनगर पर जीत हासिल कर रहा था। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ही इंट्रोड्यूस्ड, लिखिए ही इंट्रोड्यूस्ड the
use of gunpowder. He introduced the use of gunpowder in the war against the Vijayanagar kings in Belgaum Belgaum, Belgaum। तो अब देखिए, जो क्या था, कहीं ना कहीं से इसको गन पाउडर मिला था, लेकिन एक चीज ये भी समझिए, अभी पोर्टुगीज नहीं आए हुए हैं। पोर्टुगीज 1498 में आ रहा है, वास्को डिगामा, और ये कब का टाइम है, 1461 to 81। तो इसको गन पाउडर कहाँ से मिला, और इसने गन पाउडर का यूज किया। साथ में इसने पर्शियन केमिस्ट को हायर किया कि वो गन पाउडर का यूज करना और उसको बनाना इसके सैनिकों को सिखाएं। तो यानी कि इसको गन पाउडर कहाँ से मिला, पर्शियन केमिस्ट से मिला। कहाँ से मिला, पर्सिया से मिला। अब पर्शियंस को कहाँ से मिला तो इसकी जानकारी नहीं है, और इतना डीप में हमें जाना भी नहीं है। हमारा एक काम ये पता चला कि इसने गन पाउडर का यूज किया था। ठीक है, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे काम थे जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बाकी नॉवेल्स थे वो इससे दिक्कत में फंसे। किससे, महमूद गबन से। महमूद गबन कभी सुल्तान नहीं बना, महमूद गबन कभी सुल्तान की गद्दी पर नहीं बना। ये हमेशा डी फैक्टो रूलर के रूप में ही काम किया, यानी सुल्तान जो मोहम्मद शाह है उसके अंडर में ही रहा। पर ये क्या था, ये ऐसा व्यक्ति था कि अब ये जैसे चाहता था वैसे साम्राज्य को चलाता था। तो इसने जो जो क्या किए, रिफॉर्म्स करना शुरू किए, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जो नॉबल्स की पावर थी, जो नॉबल्स की पकड़ थी सुल्तान के ऊपर, वो वीक हुई। इस वजह से नॉबल्स क्या हो गए, इससे नाराज हुए। इससे नाराज होने की वजह से उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ पूरी तरह से एक कॉन्स्पिरेसी की गई, और उस कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से इसके खिलाफ एक फौज लेटर लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये सुल्तान की हत्या करना चाहता है। सुल्तान को पूरा विश्वास दिलाया गया, और विश्वास दिलाने के बाद सुल्तान के थ्रू एक लेटर या ऑर्डर पास कराया गया कि ट्रेटर की हत्या कर दी जाए, इसको एक्सक्यूट किया जाए। और ट्रेटर के रूप में किसको पेश किया गया, महमूद गबन को। किसके द्वारा, बाकी नॉबल्स के द्वारा। और इस तरह से महमूद गबन को 1481 में एक्सक्यूट कर दिया गया सुल्तान के ऑर्डर पर। और इस तरह से गबन का क्या हुआ, महमूद गबन का एंड हुआ। तो ये कहानी थी महमूद गबन की। तो महमूद गबन एक इंपॉर्टेंट पर्सन है बहमनी किंगडम में, बट नॉट ए सुल्तान, एज ए प्राइम मिनिस्टर या एज ए डी फैक्टो रूलर। ठीक है, तो ये सुल्तान कभी नहीं बना, पर ये एज ए डी फैक्टो रूलर ही रूल करता रहा। यहां तक चीजें क्लियर है। तो ओके, हम लोगों ने यहां तक महमूद गबन को देखा। अब महमूद गबन की डेथ के बाद बहमनी किंगडम का क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज like and subscribe the channel and like the video. Thank you very much.